तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूवी पुष्पा। पुष्पा नाम सुन के फूल समझे क्या? फायर है मैं। तो भाई लोग मूवी पूरी लाल चंदन पर बेस्ड है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें जापान में हो रही शादी के कुछ रिवाज दिखाए जाते हैं, जहाँ पे दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे सामान गिफ्ट करता है और उन्हीं में से एक है गिटार। यह गिटार एक खास लकड़ी से बना होता है जो सिर्फ और सिर्फ भारत में भी एक छोटे से इलाके में पाई जाती है। यह लाल चंदन का गिटार है। तो ये कितना महंगा होगा इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है। तो क्योंकि इस माल की कीमत इतनी ज़्यादा है तो इस माल को स्मगल किया जाता है। अब वहीं पे एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक ट्रक इस माल को स्मगल करता हुआ पकड़ा जाता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और फिर इस ट्रक का मालिक उतरता है जिसका नाम है पुष्पा। तो वहीं वो पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश करता है। 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख तक वो नहीं मानते और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। तभी वो उन सबको जीप में बताता है कि साहेब अपन 1 लाख पूरी मंडली को नहीं दे रहा, 1 लाख एक आदमी का। और उसी समय उसकी ये बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर गाड़ी रोक देता है और सबको 1-1 लाख रुपए मिल जाते हैं और उसे रफू चक्कर कर दिया जाता है। अब हमें बताया जाता है कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और उसके लिए हमें 1 साल पहले इसकी कंडीशन दिखाई जाती है, जहाँ पर ये एक फैक्ट्री में मजदूर होता है और वही फैक्ट्री का मालिक आता है, पर ये सीट पे ऐसे बैठा रहता है, उसको कोई इज्जत और सम्मान नहीं देता। इस कारण से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। और वहीं उसकी अकड़ देखकर एक नौकर और उसके साथ निकल लेता है। उसे लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा अपनी अकड़ की वजह से। अब इधर उसके घर की खराब कंडीशन दिखाई जाती है, जहाँ पर एक आदमी उसकी माँ से लड़ रहा होता है कर्ज चुकाने के लिए, और उसकी माँ को बताता है कि उसके बेटे पुष्पा ने फैक्ट्री की नौकरी भी छोड़ दी है। अब इधर हमको पुष्पा का स्टाइल देखने को मिलता है। पुष्पा पैसे इकट्ठे करता है एक भैंस को बेचकर और उसका कर्ज चुका देता है। पुष्पा उसे कहता है कि कल यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उसके सामने तूने बेइज्जती करी, अब सबको बता हमने पैसे चुका दिए। फिर पुष्पा एक चौराहे पे बैठा होता है जहाँ पे 2 गाड़ी जा रही होती है। एक गाड़ी का मजदूर को 1000 रुपए दिए, दूसरी गाड़ी के मजदूर को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन 10,000 वाले मजदूर इलीगल काम करेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं पुलिस कब पकड़ ले क्या हो, उनके साथ घर पहुंचे या ना पहुंचे। और अपना एड़ा भाई पुष्पा 10,000 वाली मजदूरी चुनता है। 10,000 वाली मजदूरी के सभी लोग लकड़ियां काटते हैं। तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और उनमें से एक आदमी सीटी बजा के सबको आगाह कर देता है। सभी डर के मारे भागने लगते, लेकिन पुष्पा भाई वहीं लीड करता है और बोलता कहाँ भाग के जा रहे हो, रुको। वो कहता है कि मैं इन पुलिस वालों को संभाल लूंगा, बस सब वही करो जो मैं कहता हूँ। इधर जब पुलिस उनके पास पहुंचती है तो देखती है वो लोग पत्ते खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और पुलिस का है डीएसपी पुष्पा से पूछता है लकड़ी कहाँ है, तो वो उसके मुंह पे कहता है कि भाई लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं इसलिए तुम्हारे सामने लकड़ी नहीं छुपाई, पहले ही छुपा दी। और उसकी ये अकड़ देखकर पुलिस उससे मुंह जबानी कर दी, लेकिन उनकी टीम को ज्यादा पाके पुलिस 2 मिनट के लिए वहां से चली जाती है। इधर अपने मजदूर भाइयों को खुशी होती है, वो सोचते हैं कि वे लोग चले गए। जब सबको अपनी मजदूरी का हिस्सा मिल रहा होता है उसी समय उन्हें पता चलता है कि पुलिस की पूरी फौज आ चुकी है, वो भी मिलिट्री वालों के साथ। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जहाँ सभी मजदूर अपनी जान बचाने के लिए वहां से डर के भागते हैं, वहीं अपना भाई पुष्पा एक ईंट फेंकता है। उसके बाद सभी मजदूर उनके ऊपर ईंट फेंकते हैं। इसी तरह से कुछ देर वहां जंग छिड़ जाती है, पर क्योंकि वो लोग पुलिस वालों से नहीं भिड़ सकते क्योंकि वो क्वांटिटी में ज्यादा है, इसलिए पुष्पा वहां से लकड़ियों से भरा ट्रक उठाता है और उसे चला के वहीं से भाग जाता है। पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं और कुछ दूरी बाद पुलिस वाले उस पुष्पा को पकड़ लेते हैं। उससे पूछते हैं ट्रक कहाँ छुपाया, पर पुष्पा उनके साथ जेल चला जाता है। उसकी बड़ी धुलाई करते हैं, लेकिन भाई पुष्पा अलग ही चीज है, कुछ भी नहीं बोलता, हंसता रहता है बस। भाई ये बंदा इतना एड़ा है कि इसकी जान भी चली जाए ना तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों का कांटेक्ट होता है डायरेक्ट डॉन लोगों से, अपन को पता ही है। तो पुष्पा की बेल हो जाती है और वो कराता है एक डॉन आदमी जो कि इन लकड़ियों का कारोबार संभालता है। अब भाई इस डॉन आदमी का नाम है जक्का रेड्डी और इसका भाई है जॉली रेड्डी। इनका एक और भाई है जो सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम है कोंडा रेड्डी। तीनों भाई बड़े गैंगस्टर है, लेकिन जक्का रेड्डी पूरा कारोबार संभालता है और जॉली रेड्डी कोई काम का आदमी नहीं है, वो खाली बस मजे मारता और कुछ नहीं करता।
कोंडा रेड्डी वहीं एक तरफ अपना हाथ खो बैठा लड़ाई के दौरान एक गैंग से। जिधर जक्का रेड्डी के पास सबसे ज्यादा दिमाग है, वो काफी खुश होता है पुष्पा के काम से। इतनी मार खाने के बाद भी उसने माल का पता नहीं बताया। पर वहीं जॉली रेड्डी उसे एक जंगली जानवर के सिवा कुछ नहीं समझता। माल का पता पूछने पे वो उनसे कहता है कि वो खुद उनको माल के पास लेके जाए, और मार खाने के बाद नहीं बताने के लिए अपना भाई पुष्पा 5 लाख रुपए रेट फिक्स कर देता है। और पुष्पा बोलता है कि यार इन हथकड़ियों में अपन कैसे बताएगा माल किधर है। तो इसी बहाने पुष्पा भाऊ की बेल भी हो जाती है। सब लोग वैन में उधर पहुंचते हैं जिधर माल छुपा रेला होता है। पुष्पा बताता है कि उसने ट्रक को इस कुएं में फेंक दिया। फिर ट्रक को वो क्रेन से बाहर निकालते हैं और माल सू समेत बाहर आ जाता है। और एक और बात, पूरे माल को पुष्पा ने पहले ही रस्सियों से बांध दिया था। ये फाइट सीन में ही तो दिखाया जाता है। तो अपना पुष्पा भाऊ कोई कम चीज नहीं है, पूरी सोच के रखता आगे की। इधर जब घर जाने की बात आती है, जॉली रेड्डी बोलता है अपने आप आ ऑटो करके, समझा। जॉली रेड्डी को उसकी कोई इज्जत नहीं है। और अपने पुष्पा भाई का दिमाग देखो, सोचता है कि यार वैन से उतर के ऑटो में कौन जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा ना यार। तो 5 लाख रुपए जो उसको मिले उसका वो वैन खरीदने को बोलता अपने चेले को। वैन लेकर पहुंचता है अपने घर पे। उसकी माँ बड़ी खुश होती है वैन देख के, सोचती कि यार भाई इसने वैन खरीद ली भाई। और पुष्पा वो कोंडा रेड्डी के अड्डे पे पहुंच, सीट पे नहीं बैठता क्योंकि जब कोंडा रेड्डी आएगा तो उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। इतना सम्मान उसको कौन देगा। इधर कोंडा रेड्डी क्लास ले रहा होता है क्योंकि उन लोगों ने माल पकड़वा दिया पुलिस के हवाले। इधर वो लोग कहते हैं कि डीएसपी बहुत खतरनाक है, वो कैसे भी माल पकड़ लेता है। और वहीं अपना भाई पुष्पा आवाज उठाता है कि डीएसपी से अपन माल निकाल सकता है। वहीं जॉली उसकी ऐसी की तैसी करने में लगा रहता है। पर जक्का रेड्डी बोलता है कि तू अपन को, तेरा क्या आइडिया बता। पुष्पा बोलता है आइडिया अपन सिर्फ कोंडा रेड्डी को अकेले में बताएगा। और कोंडा रेड्डी कहता है अगर तेरा आइडिया अच्छा लगा तो ठीक, वरना तेरा ऊपर का टिकट निकल लेगा। वो अपना प्लान कोंडा रेड्डी को बताता है कि इस बार अपन माल दूध के कंटेनर में लेके जाएंगे। कंटेनर को इस तरह से बनाएंगे कि ऊपर दूध होगा और नीचे अपना माल, बीच में होगी लोहे की परत। और ये काफी मजेदार प्लान सुन के कोंडा रेड्डी बहुत खुश होता है और ये प्लान भी उसका सक्सेसफुल होता है। पुलिस उसे नहीं पकड़ पाती। अब कोंडा रेड्डी उसे अपने धंधे में शामिल करता है। 1 करोड़ की लकड़ी के स्मगलिंग पर 5 लाख रुपए। और पुष्पा भाई इसको ठुकरा देता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ 4% का हिस्सा चाहिए, जो कि 1 करोड़ पर 4 लाख ही होता है। कोंडा रेड्डी सोचता है ये तो बेवकूफ है। और पुष्पा का दिमाग ये है कि 4% बोलकर अपन उसके पार्टनर बन गए, लेवल बराबर का आ गया, जबकि 5 लाख रुपए लेने में उसके अपन गुलाम ही रहते। पुष्पा की धांसू स्टोरी में एक और इंट्रोडक्शन होता है श्रीवल्ली का, जो कि आप समझ ही सकते हो क्या इंट्रोडक्शन हुआ होगा इसका। पुष्पा इसे पीछे पीछे घूमता है, सोचता है कि मुझे देखे इसके बारे में सोचने लगता है, गाना गाने लगता है। अपने चेले से पूछता है क्या उसने मुझे देखा। चेला बोलता है नहीं देखा। फिर बोलता है कि यार तू झूठ ही बोल देता यार उसने देखा, कम से कम मैं खुश हो जाता। इधर रोज ट्रक पुलिस के नाक के नीचे से जाता देख पुलिस का डीएसपी एक बार ट्रक की चेकिंग ढंग से करता है। उसे समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। नीचे भारी आवाज़ आती है, ऊपर हल्की। इधर ये दोनों को पकड़ लेते हैं, पिटाई करते हैं, पूछते हैं कि बता क्या प्लान है, कहाँ है माल। उधर पुष्पा अलग ही लाइफ में बिजी होता है। उसका चेला आता है, श्रीवल्ली से बात करता है, बोलता है कि तुम उससे मिल लो, उसे देखो एक बार, उस बात के तुम्हें रुपए मिलेंगे, उस रुपए से तुम टिकट खरीद के मूवी देख सकती हो। वहाँ पे मूवी का बड़ा चलन होता है, उसके पास मूवी के पैसे नहीं होते। तो उसकी सहेलियाँ बोलती है मान जा श्रीवल्ली मान जा, और मान जाती है। इधर पुष्पा भगवान के मंदिर में मन्नत मांग के आता है कि वो मुझे देखे, और इधर उसने पैसे दिए होते हैं, उसका जादू चल जाता है, वो उसे देखने लगती है। तो उसे लगता है भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। और फिर जब पुष्पा को पता चलता है कि इस काम के 1000 रुपये दिए उसके चेले ने उसको, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। बोलता अब तूने इतना मेरी इज्जत गिराई दी है, अब एक काम कर, उसे 5000 और दे, और उसे बोल कि मेरे साथ आए और मुझसे 2 मीठी बातें करे। तो जब टाइम आता है 2 मीठी बातें करने का, तो श्रीवल्ली वहाँ पे वैन में रोने लग जाती है। उसकी सहेली इकट्ठी हो जाती है, उसे ले जाती है, पूछती है रे पुष्पा तूने क्या किया रे। पुष्पा बोलता अपन तो कुछ नहीं किया। बस इसी बहाने से श्रीवल्ली वहाँ से निकल लेती है। पुष्पा सोचता है कि अपन 5000 रुपये तो वसूल के ही रहेगा। वहीं पे एक दूसरा बहुत बड़ा गैंग लीडर मंगलम श्रेणु आता है, कोंडा रेड्डी से मिलता है। दरअसल ये बहुत बड़ा लाल चंदन का बिजनेस करने वाला आदमी, सभी लोग इसी को लाल चंदन बेचते हैं, आगे ये बेचता है। मतलब यहाँ से कलेक्ट करने के बाद में इसका मकसद है
मेन इस पॉइंट पे लाल चंदन को बेचना। मंगलम श्रेणु कोंडा रेड्डी को कहता है अपन का बहुत सारा लाल चंदन का माल है, तो इसे कहीं छुपा ले, कुछ टाइम अपन तुम्हारा बहुत बड़ा कर्जदार रहेगा इसके लिए। कोंडा रेड्डी कहता अपने पास एक आदमी पुष्पा, वही काम कर देगा। इधर उन दो लोगों की मदद से डीएसपी गोविंदप्पा अड्डे का पता कर लेता है लाल चंदन के, और पुष्पा को भी ये बात पता चल जाती है। तो पुष्पा पूरी लाल चंदन की लकड़ियों को इकट्ठा करके तालाब में बहा देता है। तालाब नहीं, एक्चुअल में डैम होता है, ये डैम में बहा देता है। पुलिस आती है, सब जगह छानबीन करती, कुछ नहीं मिलता। वहाँ पे उसके साथी डैम को रोक देते हैं, जिससे लाल चंदन की लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठी हो जाती है डैम के अंदर। और फिर होता है जश्न, क्योंकि सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ पुष्पा भाई के द्वारा बच जाती है। पुष्पा भाई बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, वो अब छोटा मोटा नौकर नहीं रहा, अब वो एक बहुत इम्पोर्टेंट उसकी जगह है। उसने इतना बड़ा काम जो कर के दिखाया, तो इसी बात का जश्न होता है। जश्न के बीच में पुष्पा कुछ बातें सुन लेता है मंगलम श्रेणु की। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था उस समय, और वो सीधा कांटेक्ट करता है कोंडा रेड्डी को। उसे बताता है कि मंगलम श्रेणु इस माल को बहुत महंगे में बेचता है और अपन को बहुत कम रुपए देता है इस बात के। अपन डायरेक्ट ये माल उधर बेचते हैं जिधर ये बेचता है, तो अपन को प्रॉफिट होगा। मंगलम श्रेणु को बीच रास्ते में से हटाओ, डायरेक्ट बिजनेस करो। कोंडा रेड्डी समझाता है देख, मंगलम श्रेणु को साइड हटाना बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा आदमी है, तो उसको ये सब करने में बड़ा जोखिम भरा काम है। डायरेक्ट अपने उधर पॉइंट पे बेचना बहुत बड़ी बात है। इधर पुष्पा कहता है कि अपन बात करेगा मंगलम श्रेणु से, उसे कहेगा कि तू 2 करोड़ में आगे माल बेचता है तो हमको 25 लाख की बजाय 50 लाख दे। इधर 3 शिफ्ट होता है पुष्पा की शादी की तरफ। पुष्पा अपनी माँ के साथ पहुंच जाता है श्रीवल्ली के बाप के घर पे, और उससे शादी के सारी बातचीत चल रही होती है। उसी समय उसका भाई वहाँ पे आ जाता है, वो भाई जो कि उसके बाप का बेटा है, पर इसे कहता है पूरी भरे समाज में कि ये नाजायज औलाद है, और खूब बेइज्जती होती है यहाँ पे पुष्पा की। यहाँ तक तो पुष्पा चुपचाप बैठा था, लेकिन जब वो उसकी माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहता है तो पुष्पा उस पर हमला कर देता है। इसी बीच उसकी माँ बेहोश हो जाती है, उसके सर से खून आने लग जाता है किसी से चीज़ से लगने की वजह से। पुष्पा बाहर हॉस्पिटल में रो रहा होता है, और वो अपने भाऊ को, मतलब अपने चेले को सब कुछ बता देता है कि क्या हुआ था बचपन में। जब वो छोटा था तो उसका बाप मर गया था, तभी उसका जो सौतेला भाई है वो वहाँ पे आता है और बोलता है कि ये तू नाजायज औलाद है और कुछ नहीं, तेरा कोई रिश्ता नहीं, तेरा नाम सिर्फ पुष्पा राज है। पुष्पा राज के आगे जो तेरे बाप का नाम है उठा देना, आज के बाद मत लगाना। इसीलिए पुष्पा राज सिर्फ पुष्पा राज है, अपने बाप का नाम नहीं है। इधर पुष्पा पहुँचता है मंगलम श्रेणु के घर पे, जहाँ वो पहले से एक आदमी की खबर ले रहा होता है। ये आदमी भी यहाँ पे मंगलम श्रेणु से 25 लाख का 50 लाख करने आया होता है, लेकिन मंगलम श्रेणु के पास फिर कॉल आता है एमएलए का कि उस आदमी को छोड़ दे। एमएलए को मंगलम श्रेणु कहता है कि अपन ने तो उसको 5 मिनट पहले ही टपका दिया, और वहीं पे चुपचाप उसको टपका देता है। मतलब उसको एमएलए का भी कोई डर नहीं है। इधर पुष्पा ये सब देख के बोलता है कि अपन भी 25 का 50 करने आया था, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा लोचा देख के अब अपन को 1 करोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोंडा रेड्डी का आदमी है। इसलिए एक बार के तो सब लोग कुछ नहीं करते पुष्पा को, पुष्पा वहाँ से निकल भी लेता है, लेकिन उसके पीछे से वो लोग बोलते हैं कि हमने उसको जाने दिया फिलहाल के लिए, लेकिन उसको आप कहो तो भाऊ हम टपका देंगे। तो मंगलम श्रेणु कहता है उसको उसी समय टपकाना चाहिए था जब ये बातें कर रहा था। इसी बीच पुष्पा वापस वहीं पे आता है, और अब की बार सब उस पर हमला कर देते हैं, और पुष्पा सबको खदेड़ देता है। फिर पुष्पा अपना डायलॉग मारता है कि अपन इसलिए नहीं गया क्योंकि तुम लोगों ने अपन को जाने दिया, अपन इसलिए गया क्योंकि अपन जाना चाहता था, इसलिए अपन दोबारा आया, और अब अपन वापस जा रहा है। पुष्पा नाम सुन के फूल समझे क्या, फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा पहुंच जाता मेन स्पॉट, जो कि चेन्नई में मोर्गन के पास, जो कि लाल चंदन की लकड़ियों का मेन बिजनेस होल्ड करता है, और उसे माल दिखाता है। माल बोलता है एकदम कड़क है ये माल, तो शुरुआत में अपन देखा था जब मैं ये काम करना शुरू करने लगा था, लेकिन तू इतना कड़क माल लाया है, गजब, मज़ा आ गया। माल को देखकर डील पक्की हो जाती है। पुष्पा डील पक्की करता है 2 खोखे में। उधर जॉली रेड्डी उनको पता चल जाता है कि जिन लोगों ने पुलिस को अड्डे के बारे में बताया था वो में से एक श्रीवल्ली का बाप है। श्रीवल्ली के पास जाता है और बोलता है अपने बाप को बचाना चाहती है तो आ जाना मेरे पास में। ये सारी बात श्रीवल्ली जाकर के पुष्पा को बताती है। अब पुष्पा पहुंच जाता है जॉली रेड्डी के पास श्रीवल्ली के साथ, और जॉली रेड्डी की ऐसी दुर्दशा करता है कि वो खेल भी नहीं पाता, लाड़ा लुल्ला को बना देता उसे। और जाते जाते पुष्पा जॉली रेड्डी को कहता अपन तेरे को जिंदा तो छोड़ रहा है,
लेकिन अगर तू मर्द है तो अपने भाई को ये मत रोना कि मुझे पुष्पा ने मारा। जब तू ठीक हो जाए तो वापस मुझसे लड़ने आ जाना और अपना बदला निकाल लेना। जॉली रेड्डी कहता अपन मर्द है इसलिए अपन कोंडा रेड्डी को कुछ नहीं बताएगा, अपन खुद तेरे से बदला लेगा ठीक होने के बाद। तब पुष्पा कहता ये की ना तूने मर्दों वाली बात। फिर मूवी में हमें एक गाना देखने को मिलता है, चाहे तो जाके देख लेना, बहुत फेमस गाना है। इधर कोंडा रेड्डी बौखला जाता है जॉली रेड्डी को किसने मारा, लोगों से पूछता बता किसने मारा, सब बोलते हमें नहीं पता और जॉली रेड्डी तो कुछ नहीं बोलता कि किसने उसको मारा। कोंडा रेड्डी को सिर्फ इतना पता चलता है कि जिस दिन ये हालत जॉली रेड्डी की उस दिन श्रीवल्ली अपने पिता के साथ वहां से निकली थी। इधर पुष्पा उसका चेला बात कर रहे होते कि कैसे पुष्पा ने जॉली रेड्डी को बचीड़ के मारा। तभी यहाँ पे एंट्री होती कोंडा रेड्डी की, जो सीधा उनके कमरे में घुसता है और कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें करता है और वापस चला जाता है। इस बीच पुष्पा के चेले को डाउट होता है कि उसने हमारी बात सुन तो नहीं ली। पुष्पा कहता है अरे नहीं सुनी हुई यार छोड़। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ जाता है बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए बाहर। तभी पुष्पा के चेले काम वाली से बात करता है। काम बताती है कि तूने वो गाना कैसे गाया जो मैं अभी गुनगुना रहा था। बोले अपन को बाहर सब आवाज़ आ गई थी। बोले बाहर आवाज़ आती है। बोले हाँ सब आवाज़ आती है। और उस दिन जब तुम लोग जॉली रेड्डी को मारने की बात कर रहे थे तब कोंडा रेड्डी ने और मैंने दोनों ने सारी बात सुन ली थी। यहाँ पे हड़बड़ाता हुआ वो पुष्पा को मैसेज कर देता है डेंजर का। पुष्पा पढ़ लेता है डेंजर मैसेज, लेकिन इतने में उस पर पीछे से हमला हो जाता है। उससे उसका मुंह ढक के उसको जमीन में जिंदा गाड़ने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे टीम आ जाती है मंगलम श्रेणु की, जो कि मारने आई होती पुष्पा को क्योंकि उसने डायरेक्ट माल मोर्गन को बेच दिया। लेकिन कोंडा रेड्डी के वहाँ आदमी मौजूद होते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है और कोंडा रेड्डी को गोली पड़ जाती है जिससे वह मर जाता है। अब यहाँ पे पुष्पा की किस्मत अच्छी बोलो या कुछ भी अच्छी बोलो, पुष्पा बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ता है और उसके यहाँ तक कि हाथ भी खुल जाते हैं और इसी बीच वो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। पुष्पा मंगलम श्रेणु के साले को अपने अंडर में ले लेता है। मंगलम श्रेणु कहता है उसको जिंदा छोड़ दे। इस बार पुष्पा वही हरकत करता है जो मंगलम श्रेणु करता है। बोलता है यार उसको तो मैंने अभी 5 मिनट पहले ही टपका दिया, तूने लेट फोन किया, थोड़ा जल्दी करता तो बच जाता, सॉरी। इधर कोंडा रेड्डी की मौत पे सभी लोग जमा होते हैं क्योंकि कोंडा रेड्डी एक बहुत बड़ा आदमी था, मिनिस्टर और बहुत सारे गैंगस्टर लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसी बीच मिनिस्टर पूछता है कि तूने क्यों भेजा लड़ाई के लिए अपनी टीम को जिससे कोंडा रेड्डी मर गया। तो मंगलम श्रेणु सारी बात बता देता है कि पुष्पा ने मेरा माल डायरेक्ट मुर्गन को कैसे बेचा, मेरा काम तो सारा माल कलेक्ट करके बेचना, इसने ऐसा क्यों किया। और वो ये भी बोलता है कि मेरे साले की लाश मुझे दे दो और अभी काम को रफा दफा करो। पुष्पा बताता है कि ये माल को 2 करोड़ में बेचता है, हमको सिर्फ 25 लाख रुपए देता है, बाकी के पैसे को अपने पेट में दबा लेता है। मिनिस्टर को भी ये बात पहली बार पता चलती है और वो भी सोचता है इतना पैसा अगर तेरे पास आता है तो तू हम लोगों में क्यों नहीं बांटता, खुद ही क्यों अकेला पचाता है। इधर पुष्पा कहता है कि मुझे बना दो, टीम का हेड मुझे बना दो, मंगलम श्रेणु की पोजीशन मुझे दे दो, तब देखो मैं आप सबको मालामाल कर दूंगा। और अभी 3 करोड़ रुपए जो कि मैंने डायरेक्ट मुर्गन को बेचे उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा मैं अभी आपको देता हूँ, काफ़ी बैग भर के रुपया वो सब मैं वो मिनिस्टर को दे देता है। मिनिस्टर ये सब देखता है और सोचता है कि यार अपने भी बहुत कमाई हो जाएगी इसको बना दिया तो, और मंगलम श्रेणु की जगह उसको बिठा देता है पोजीशन पे। अब पुष्पा कोई छोटा आदमी नहीं रहा, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है क्योंकि मंगलम श्रेणु बहुत बड़ा आदमी था तो वो उसी के लेवल का आदमी है। अब समझ लो एक तरीके का बहुत बड़ा भाऊ आदमी है पुष्पा। इधर एंट्री होती है एक बहुत बड़े जोरदार आदमी की जिससे पुष्पा का सेकंड पार्ट पूरा टिका है जिसके ऊपर। वो आपको बता दे वो कौन है, गोविंद पा, जो कि पहले डीएसपी था, उसका ट्रांसफर हो चुका है, अब नया पुलिस वाला आ गया है। इसका नाम है भैरव सिंह शेखावत। ये थोड़ा सनकी टाइप का है। पुष्पा जाता है इससे को रुपए देने ताकि शुरुआत में अगर इससे के साथ तालमेल बिठा के रखेगा तो इसको आगे काम करने में आसानी रहेगी। भैरव सिंह शेखावत को जाके बोलता ले तेरा माल 1 करोड़ 1 खोखा और मौज कर, तू भी मौज कर, अपन भी मौज करें। भैरव सिंह शेखावत कहता है इसमें कुछ कमी है। कहता है गिनो। गिनते हैं वो लोग, बोलते हैं नहीं माल तो बराबर है, बोलते हैं नहीं कुछ कमी है, दोबारा गिनो। दोबारा गिना था, मतलब उनकी क्लास लेना शुरू कर देता है। पुष्पा के फिर पूछता है कि इसमें ब्रांड की कमी है। उसको बताता है कि तेरे शर्ट पे ब्रांड नहीं लिखा, मेरे शर्ट पे कंधे पे ब्रांड लिखा है जो कि बाप का नाम है और तेरे बाप का नाम नहीं है। इसी तरीके से उसको गाली एक तरीके से अपनी माँ पे दे देता है इनडायरेक्ट वे में। तो पुष्पा अपनी मुट्ठी भींच लेता है गुस्से में। तो भैरव सिंह बोलता है कि मुट्ठी खोल वरना मैं भी इस मुट्ठी में गोली दाग दूंगा। और पुष्पा बोलता है साहेब माल में कितनी कमी है। इधर भैरव सिंह बोलता है यही कमी थी, तू सर नहीं बोला है, रेस्पेक्ट नहीं दिया, तेरे में मेरे में बहुत डिफरेंस है, रेस्पेक्ट दे सर बोलने का। और माल कितना लेना ये मैं डिसाइड करूंगा और कहाँ लेना ये मैं डिसाइड करूंगा। एक खोखे में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के, एक गड्डी निकाल के पुष्पा को लौटाता है, वो ले तेरा गिफ्ट शादी का।
क्योंकि पुष्पा की श्रीवल्ली के साथ शादी होने वाली होती है और बाकी का माल रख लेता है। पुष्पा अभी के लिए फिलहाल वहां से निकल लेता है। पुष्पा भी पहली बार किसी सन के आदमी से मिल रहा होता है, इसलिए पुष्पा जब भी भैरव सिंह शेखावत का कॉल आता है बिल्कुल जी हुजरी में लग जाता है, उसकी सारी बातें मानता है, कहता है जो करता है। इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती टाइप से हो जाती है, काफी अच्छे दोस्त हो जाते हैं। अब एक दिन आता है जिस दिन पुष्पा की शादी होने वाली होती है। उस दिन वह शादी के मंडप की बजाय भैरव सिंह शेखावत के साथ पहाड़ की चोटी पे दारू पी रहा होता है, दारू पार्टी कर रहा होता है एक्चुअल में। भैरव सिंह शेखावत पूछता है यार आज क्या बात है, तेरी शादी है और तू इधर अपने साथ पार्टी कर रहा है, क्या चक्कर क्या है? पुष्पा बोलता है वो सब छोड़ो ना भाई, वो सब छोड़ो ना साहेब, भाई नहीं साहेब। अब पुष्पा उसको एक एक बात याद दिलाता है, कैसे उसने उसकी बेइज्जती करी। बोला यार तूने अपनी बीवी की बेइज्जती करी, चल कोई बात नहीं, पर तूने अपनी माँ की बेइज्जती कैसे करती यार? मेरी माँ की बेइज्जती कैसे करी? तेरे को पता है कि ब्रांड कहाँ लिखा होता है? भैरव सिंह शेखावत देखता है ये कर क्या रहा है, इतने टाइम दोस्ती और आज ये सब क्या कर रहा है, उसको बस घूरता रहता है। पुष्पा इधर उसको बोलता है यार तेरी रिवॉल्वर में एक गोली ज्यादा है। बोलता है नहीं है, बोलता है ज्यादा है, उस दिन वो गोली मेरे हाथ की मुट्ठी में चलनी चाहिए थी, आज ज्यादा है। उसके हाथ से पिस्तौल उठा के अपनी मुट्ठी में दाग देता है। बोला अब जाके हिसाब बराबर हुआ। फिर पुष्पा उस खून के हाथ को अपनी छाती पे लगाता है और बोलता है ब्रांड अपने खून में, ना कि शर्ट पे। भैरव सिंह शेखावत को बोलता है चल वर्दी उतार अपनी, वर्दी उतार। वर्दी उतारता है भैरव सिंह शेखावत, बोलता है तेरे को मैं छोड़ूंगा इस बात के लिए। फिर वो बोलता है इसी बात पे अपनी पैंट भी उतार। उसको सिर्फ कच्छे में खड़ा कर देता है और बोलता है ये देख अपने आप को, अगर तू ऐसे चला गया ना तो तेरे को कोई कुत्ता भी नहीं पहचानेगा, और अगर मैं ऐसे चला गया ना तब भी मुझे सब पुष्पा भाऊ लाएंगे। मैं ऐसे ही ऊपर उठाऊं, जब कच्चे में था तब से, मैं कोई डायरेक्ट अफसर नहीं बना। इधर पुष्पा भी कच्चे में होता है और वहां से अपनी पिस्तौल उस पुलिस वाले को दे देता वापस और बोलता है मैं निकल रहा हूँ, तेरे को में दम है तो मुझे अभी मार दे गोली से। पुष्पा कच्चे में बाइक पे निकल जाता है और पहुंचता अपने शादी के मंडप पे। सब लोग पूछते अरे भाऊ भाऊ, और उसको पहनाते हैं लुंगी और वो बैठ जाता है शादी में। श्रीवल्ली पूछती है तुम कहाँ थे और ऐसे कैसे आए? बोले कि पुष्पा को किसी ने फूल समझ लिया था, उसे बताने गया था कि फायर है मैं, झुकेगा नहीं साला। तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। उल्टा बोल दिया गया, चलो उल्टा आप कर लेना।